Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is your host and your host, Aisha Ahmed. And as of today, we have two very special guests with us. One of them is our esteemed teacher who has been teaching for quite a few years and has been one of the most experienced teachers of financial management, F9, Sir Ejaz. And none other than less, we have Veeraj also with us, who is a nationwide position holder. So, for all the insights and to congratulate him, let's get up to our guest today. Let us all give us a warm welcome to both our guests today, Sir Ejaz and Veeraj. Assalamu alaikum. Walaikum Walaikum assalam. Assalam. Hoping that you both are doing well. I'll start off with Veeraj. First, I'd like to congratulate you on your position. Thank you so much. And second, I would like to start off with that I want to ask that what actually key goals you set up for your exams and what started you off that you can get a position, like did you do some time management for that? Did you set up some goals? Would you like to share it with us? सो टाइम मैनेज के रिगार्डिंग मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने पेपर हमेशा शुरुआत से पढ़ा क्योंकि मेरे एक तो 2 पेपर भी थे और मैंने हमेशा शुरुआत से दिन में मैंने 3-4 घंटे ही पढ़े होंगे लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सब काम आखिर के लिए छोड़ा। मैं सर जैसे क्लास कराते थे तो क्लास लेके घर में वही मैं बुक से पढ़ता था और फिर मैं किट शुरू करता था। तो ये कि डेली कंसिस्टेंट रह के मैंने 3-4 घंटे ही लेके लेकिन डेली पढ़ा, कभी कभार नहीं भी पढ़ा लेकिन उसको मैंने अगले दिन कवर कर लिया। लेकिन एक परसेप्शन होता है ना पोजीशन होल्डर्स के लिए कि वो दिन रात पूरा टाइम। नहीं ऐसा भी नहीं है, मैंने एंजॉय भी किया लाइफ। ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं पूरा दिन बुक पे ही बैठे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि क्लास ध्यान से लो, फिजिकल हो तो और अच्छा है, वो और ध्यान से होती है। आप क्लास ध्यान से लो और घर जाके उतना ही पढ़ो। Sir Ejaz, you have been teaching financial management for quite a lot of years now. तो मतलब बच्चों को एक क्या आप ऐसी वो देना चाहेंगे कि वो अच्छे से पास कर सकें? As it is one of the most difficult papers, to how to manage it? Well, जैसे कि वीरज ने भी कहा कि consistency is the key, and I always tell my students that just look at antibiotics. Like antibiotics का एक कोर्स होता है, आप उसको 5 दिन तक सुबह शाम फॉलो करते हो, राइट? सो अगर किसी बंदे को जल्दी और वो कहे यार मैं सारे के सारे 5 दिन की जो डोजेज हैं वो एक ही दिन में खा लूँ तो फ़ायदे की वजह नुकसान होगा। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे 5 दिन तक वो डोज लेगा तो उसका बेनिफिट होगा। इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो ना तो द की इज़ कंसिस्टेंसी, बिकॉज योर ब्रेन टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब थिंग्स। सो अगर आप उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ेंगे एंड यू विल कीप थिंग्स स्ट्रेट, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। उसकी वजह भी बताता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो लैकिंग छोड़ता रहता है और वो पाइल अप करता रहता है अपना काम। जब लास्ट 15 डेज इन 20 डेज बचते हैं ना और वो बिल्कुल एक सीरियसनेस के साथ पढ़ता है ना तो उसको एक चीज़ रियलाइज़ होती है यार ये तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब मेरे पास चूँकि टाइम कम है और करने को बहुत कुछ है तो उधर से वो गैस वर्क शुरू करता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। और वो अपनी जो बॉल है वो एग्जामिनर के कोर्ट में डाल देता है और ख़ुद को एग्जामिनर के रहमो करम पे छोड़ देता है। और एग्जामिनर जो है वो बहुत बेरहम है, वो कभी भी रहम नहीं करता। और उसके साथ एक अजीब सी चीज़ होती है कि आप जो छोड़ के आते हो उसको पता चल जाता है तो वो एग्ज़ाम में जो है वही चीज़ देता है। तो डोंट लीव एनी थिंग फॉर द एग्जामिनर। आप अपनी तैयारी पूरी करें, शुरू से करें। आई डोंट थिंक F9 में हमेशा एक बात कहता हूँ कि इट इज़ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई फील दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जाम्स टू पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट। बट गॉड फॉरबिड्स इफ़ यू डोंट पास इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट के लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पेपर्स टू हैव। Sir, I would totally agree with what you said कि 100% preparation is always the key to any exam. Okay, Veeraj, I would like to ask you, you chose Tamani School of Accountancy for studying financial management. So was there any key role that Tamani played in your success? की रोल डेफिनेटली इट इज़, क्योंकि सर एजाज का एक मैंने जो है ना टीचिंग मेथड देखा है और ये ना हर चीज़ को जो भी कैलकुलेशन होती है ये उनको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और उनके पीछे रीजनिंग बताते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस टॉपिक को एक होलिस्टिक अप्रोच से समझने के लिए। क्योंकि हम कल जब इंडस्ट्री में जाएंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पास करना है, हम जब काम करेंगे तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो चीज़ है वो क्यों है ताकि हम काम कर सकें। तो इस वजह से सर जो है हर कैलकुलेशन की कि वो फॉर्मूला आया कैसे, फॉर्म कैसे हुआ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे ऐसा लगा नहीं मैंने कोई फॉर्मूला कभी याद किया क्योंकि मैंने उसको ऐसा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा कि मुझे उसे अप्लाई करने में और सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई थिंक उसने एक बहुत बड़ी चीज़ हेल्प की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में, और F9 तो है ही कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल।
अच्छा सर, as you know, after COVID things have completely turned around. पहले physical classes को लोग prefer करते थे, अब completely online पे rely करने लग गए. So what do you think, which is more beneficial for students, going for a physical class or online? Depends. Number one, if anyone has the option of coming into the classroom and studying, I would say they must. उसकी वजह है, क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट आए थे एक ज़माने में, यार आजकल के दौर में, ऑनलाइन के दौर में, वाई शुड आई सेंड माई किड टू द स्कूल या कॉलेज, मैं क्यों भेजूँ? तो वो तो घर पे आजकल जो है ना वो पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है और वो पेपर पास कर सकता है. मैंने कहा यस, अगर इफ़ यू आर सेंडिंग दैट किड जस्ट टू पास द एग्ज़ाम, देन यू आर राइट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर हिम फॉर लाइफ, ही हैज़ टू कम आउट ऑफ द हाउस. उसकी वजह है, देखिए घर में आपका वास्ता माँ बाप से पड़ता है, ठीक है, और बाहर हर बंदा माँ बाप की तरह नहीं होता, ठीक है. दुनिया में मुश्किल लोग होते हैं, यू हैव टू लिव विद देम, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद देम. एंड वो माँ बाप के साथ रह के जो है ना वो नहीं सीख सकते हो आप. माँ बाप आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में भी आ जाएंगे. Comfort zone एक दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किए बगैर, कम्युनिकेट किए बगैर ये स्किल सीख कैसे सकते हैं. thirdly, टाइम मैनेजमेंट. फोर्थ, डिसिप्लिन. आप घर पे बैठ के कभी लेटे हुए होते हो, कभी कैसे बैठे होंगे, कभी कैसे बैठे होंगे, जब थोड़ी देर के लिए बोर हो गए निकल गए. क्लास में यू हैव टू स्टे देयर फॉर 3 hours, यू कांट लीव द क्लासरूम. सो इट टीचेज यू हाउ टू बी कंसिस्टेंट विद इन द क्लासरूम. आप 3 घंटे तक अगर अपना फोकस मेंटेन कराना सिखाता है वो आपको. सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासरूम एनवायरनमेंट. But obviously, if somebody does not have the luxury to go and take face-to-face classes, then obviously as a second option, you should take live online classes. And if that's not even possible because of your job timings, then the third option should be the recorded one. But जब तक आपके पास face-to-face classes का option है, you must avail. And last but not least, networking. अब मेरे पास for example अभी एक job opportunity बहुत अच्छी, तो जो घर पे बैठा है मुझे क्या पता वो क्या है. So obviously my first choice will be the person I know, मैं जिसको जानता हूँ, मैंने उसको देखा है, मैंने जब होमवर्क दिया तो उसने किया नहीं किया, वो टाइम पे क्लास में आता था नहीं आता था, वो कम्युनिकेशन में कैसा है, वो इंटेलिजेंट कितना है, तो मुझे उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी. तो मैं जब रेकमेंड करूँगा तो मुझे पता होगा कि दिस गाय इज़ गोइंग टू परफॉर्म. This is one of the major things that I agree to, कि मतलब एक डेकोरम मेंटेन होता है, और आप मतलब physical classes are more impactful if we compare them to online classes. And Viraj, as you have got a position nationwide, so is there any advice that you would like to give to students who are currently going for their exams like F9, कि आप टाइम मैनेज करें या किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करें? Is there any advice? तो मेरी जो एडवाइस रहेगी फॉर माय फेलोज वो यही रहेगी कि आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि वो एग्जाम में चाहता क्या है. उसके लिए आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें, और बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. F9 में लोग कहते हैं थ्योरी नहीं होती, तो बुक उसके लिए बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें, और एग्जामिनर रीड द माइंड ऑफ मार्कर एक रिपोर्ट होती है ACCA की, वो पढ़ें. उससे बहुत क्लैरिटी होती है कि एग्जामिनर को चाहिए क्या एग्ज़ाम में. तो डैट इज़ द थिंग उनको करनी चाहिए. और दूसरा ये कि बस कंसिस्टेंट रहो, हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल. ऐसे मैंने देखा है, अब आखिर में जो छोड़ते हैं ना चीज़ों को, तो फिर वो आखिर में रटा लगा दें कि ये ऐसे. तो ऐसे नहीं होता है FM का पेपर, कि वो बहुत ऐसी चीज़ें देता है जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली कर सकता है. तो आई थिंक शुरू से पढ़ो और कॉन्सेप्ट लेके चलें हर चीज़ का. That is the key to success. Sir, as Viraj mentioned some of the books, so आप कोई ऐसी स्टडी रिसोर्स या कोई मटेरियल ऐसा बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो लें और उससे बेनिफिशियल हो पढ़ने के लिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टडी रिसोर्स के तौर पे है वो है स्टडी हब ऑफ ACCA. एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टडी हब को हर स्टूडेंट को गो थ्रू करना चाहिए. एक दूसरा, स्टडी हब के ऊपर प्रैक्टिस एंड क्विज क्वेश्चंस होते हैं, वो लाजमी करने चाहिए. थर्ड, आपकी जो 2 किट्स हैं, प्रैक्टिस किट्स हैं, आइडियली बोथ, अदरवाइज एटलीस्ट 1 गो थ्रू करनी चाहिए. उसके बाद टेक्निकल आर्टिकल्स आते हैं ACCA के, और वो आर्टिकल्स बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं द एरियाज़ जिसमें स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं. तो एग्जामिनर जो है ना उन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं. ऑब्वियसली इफ़ आई विल बी एन एग्जामिनर एंड आई फील इन अ क्वालिफिकेशन लाइक ACCA, जहाँ मैं प्रोफेशनली ग्रूम करना है स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली मेरा एग्ज़ाम फोकस कर रहा होगा उन वीक एरियाज़ पे जिसमें यूजली स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं. तो मैं वो एरियाज़ के क्वेश्चंस बहुत कम बनाऊंगा जिसमें मुझे पता है ऑलरेडी स्टूडेंट इज़ गुड एट.
तो मेरा फोकस होगा उन वीक एरियाज़ के ऊपर जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोज हो जाता है, तो मैं उनके ऊपर फोकस करूँगा ताकि जब ये क्वेश्चंस पास पेपर के क्वेश्चंस बने तो जो न्यू लॉट आ रही हो तो वो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रही हो। सो वो क्वेश्चंस आपको पता कैसे चलेंगे, वो वीक एरियाज़ आपको पता कैसे चलेंगे, वो आपके इंडिविजुअल के वीक एरियाज़ नहीं है, वो जनरल वीक एरियाज़ होंगे, वो आपको पता चलेंगे टेक्निकल आर्टिकल्स में, वो आपको पता चलेंगे जैसे धीरज ने कहा कि जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं जो बता रहा होता है कि यार स्टूडेंट ने क्या गलतियाँ की, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। और देखें एक चीज़ हो सकता है मैं उसको बहुत वैल्यूएबल समझता हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, बट एग्जामिनर उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, ठीक है, और वो उसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देता, और मैं लगाऊँ उसी को ठीक करने के लिए। एग्जैक्टली। तो हमने मार्क्स किससे लेने, एग्जामिनर से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वीरेश ने कहा, टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर, वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो आपको किधर टेस्ट करना चाहता है, वो आपसे क्या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। Achha, Neeraj, as you have like studied so nicely, so were there any difficulties या hurdles या कोई चीज़ आपको of course exam pressure होता है, पेपर में जाते हो, एक अलग सा आपके ऊपर जो होता है प्रेशर होता है, तो how did you manage that? डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि F9 में जाकर स्टूडेंट्स को होती हैं वो थ्योरी में होती हैं, और मुझे भी थी, क्योंकि कभी कभार थ्योरी वगैरह समझ नहीं आती, जिसकी रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी हो गई या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो उसके लिए जैसे सर ने बोला टेक्निकल आर्टिकल्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ACCA के वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे वो समझाते हैं, और दूसरा है कि प्रैक्टिस जिस टॉपिक पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की, एक किट से की, दूसरी किट से की, स्टडी ऐप से की, तब वो मुझे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए। सो प्रैक्टिस इज़ द की। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है फिर वो चीज़ आसान हो जाती है। Of course, practice makes a man perfect. Sir, without wrapping up, I just want to ask you कि बच्चों के लिए key advice in their ACCA journey that they should definitely follow. एक तो आई गेस दे शुड नॉट ओनली बी फोकसिंग ऑन एग्ज़ाम्स। जैसे मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एग्ज़ाम्स या रिजल्ट शुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस जर्नी, इट शुड नॉट बी योर मेन प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर नॉट here to just pass the exams. You have to use the knowledge, the skills that you have obtained over a period. Yeah, वो आपको आगे ज़िंदगी में यूज़ करना है। So एक स्टेज के बाद the people that you will be interacting with will be least concerned कि आपने किसी एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया था। सही है, उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी बोल रही होगी, उस वक्त आपकी रेजिलियंस बोल रही होगी, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा होगा, उस वक्त आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बोल रही होगी, उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन है, द वे यू इंटरेक्ट, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू कन्विंस अदर्स, ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर इस जर्नी के अंदर आपने इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, तो जो नॉलेज आपने गेन की होगी वो सिर्फ 25 to 30% आपको हेल्प आउट करेगी आपकी ज़िंदगी की सक्सेस में। बाकी चीज़ें तो आपने ड्रॉप कर दी। सो यू मतलब आपने अपना 100% टाइम उस पर लगा दिया जो मैटर करता है 25%, और 75% के ऊपर आपने टाइम ही नहीं लगाया। और ये कैसे बिल्ड होगा? ये नेचुरली होगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, राइट, मार्क योर ऑब्जेक्टिव्स। द लास्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी पासिंग द एग्जाम। जो आखिरी पॉइंट आप नीचे देखो, लिस्ट डाउन करो, भले सबसे आखिरी काम ये है, ठीक है, लेकिन सबसे टॉप मेरा क्या है कि इस प्रोसेस में आई शुड लर्न टाइम मैनेजमेंट, आई शुड लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट, आई शुड क्रिएट अ फीलिंग कि भाई एग्ज़ाम में इंसान मुश्किल में होता है और अकेला होता है। सो दिस ये आपको एग्ज़ाम सिखाता है कि मुश्किल वक्त में यू विल ऑलवेज बी अलोन, एंड इट्स ओके टू बी अलोन। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी कमिंग एंड हेल्पिंग आउट। और जैसे मैंने आज भी क्लास में कहा कि अगर एग्जाम में कोई आपको हेल्प करता है तो इट्स अ चीटिंग ना। सो डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी चीटिंग। तो आप रियल लाइफ में भी जब प्रॉब्लम में आ जाओ ना, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी हेल्पिंग यू, कंसिडर इट टू बी चीटिंग। आप रिलैक्स हो जाओगे और आप अपने ऊपर रिलाई करोगे, क्योंकि आपका इम्तिहान है एंड यू हैव टू पास, एंड नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू इन पासिंग दैट एग्जाम अनलेस एंड अनटिल यू डू इट योरसेल्फ। सो ये जर्नी, चाहे CA हो, ACCA हो, कोई भी जर्नी हो, एजुकेशनल जर्नी हो, ये बहुत कुछ सिखा सकती है। आप बहुत थोड़ा सीख के जा रहे हैं उसमें। बहुत स्टूडेंट्स जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, दे आर जस्ट लाइक स्टडिंग। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एग्जैक्टली, बहुत है। और मैं आपको एक बताऊँ, देखें, जब आप कहीं पे भी अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे ना, तो आइदर यू विल बी द चूज़र और द ऑर्गेनाइजेशन विल बी द चूज़र, राइट।
अगर आप चाहते हो कि आप चूज़ करो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ठीक है, तो फिर आपको ख़ुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जैसी चॉइसेस कम हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि यार आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करे, तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के रहमो करम पे होंगे, उनकी मर्जी होगी आपको चूज़ करना है, एंड यू कैन बिकम द चूज़र। वो है अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत देर से मुझे समझ में आया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुद ही का मतलब आपकी काबिलियत है, ख़ुद को इतना काबिल बना लो कि अल्लाह की ज़ात से बढ़ता कोई नहीं ना, तो इतना काबिल बना लो कि अल्लाह ताला देना वो आपको एक चॉइस दे दे के बताओ क्या ज़िंदगी चाहते हो आगे, क्या किस्मत चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड दैट्स अ फैक्ट कि आप काबिल होंगे, आपने अपने आप को इतना स्किलफुल बना दिया होगा कि आप जब किसी इदारे में सीवी ड्रॉप करो तो वो देखे यार सबसे टॉप सीवी तो यही है, आप उसकी फ़र्स्ट चॉइस बन जाओ। फिर उसके पास आपके अलावा चॉइस ही नज़र ना आए उसको उस पर, तो फिर आप अपनी मर्जी की ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क्स की रेस लगे तो मार्क्स तो सभी ले रहे हैं ना, मार्क्स तो सभी ले रहे हैं ना। तो मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 90% या 80% स्कोर कर लिया तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन। आप कुछ भी कर लो तो आप ओनली पर्सन नहीं बन सकते हो, आप ओनली पर्सन नहीं। लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स अगर क्रिएट कर लो ना, बहुत सारे स्किल्स का कॉम्बिनेशन बन जाओ, तो प्रॉबिलिटी उस कॉम्बिनेशन की बहुत कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। तो दैट्स माई एडवाइस कि आपके पास 3 साल होते हैं एंड यू कैन क्रिएट इनफ कैपेबिलिटीज कि आप फर्स्ट चॉइस बन जाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। I totally agree what you both said. Thank you so much for joining us today. Thank you so much viewers for watching us. If you like the episode, don't forget to like, share and subscribe. And for further updates, stay updated. Stay tuned. Thank you.